किसके साथ शोर है बहुत? माइक बंद कर ले। सर ये किसके शोर है? असद भाई आपका माइक ऑन है। माइक सारे बंद कर। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये ऑलरेडी से क्लास में पढ़ा हुआ है, इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने का मकसद ये है कि एक तो हमने इसको बहुत पहले पढ़ा हुआ है और जो इससे भी ज़्यादा मेरे जहन में था कि इसमें चूँकि टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं तो इनिशियली हमें टेक्नोलॉजी की वजह से जो मसले आ रहे हैं वो हम उसी कोर्स के टाइम पे उस मसले को सॉल्व कर लेंगे जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। तो हमारा जो लर्निंग वाला स्टेप होगा वो हम टेक्नोलॉजी के मसलों की वजह से उसको ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ इसमें जो एक्स्ट्रा टाइम लगे तो खैर वो लगे, लेकिन सारी स्टूडेंट्स को समझ आ गई जब हम उस एक्चुअल क्वेश्चन पर पहुँच जाए जो हमने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है। आवाज़ क्लियर है हो? अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, सॉरी इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, ये आज के लेक्चर का टाइटल होगा, फर्स्ट लेक्चर। अच्छा जी, व्हाट इज डेटाबेस? Database is a collection of logically related data, a description of this data designed to meet the information needs of an organization. ये पहले से पढ़ा हुआ है और क्लास में, इसको दोबारा आप लोग को जस्ट रिवाइज करा देते हैं कि आप लोग ये डेटाबेस का जो डिफिनीशन है ये अगर आपको समझ आ जाती है तो डेटाबेस के बहुत सी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, डेटाबेस की डिफिनीशन में ये तकरीबन 4 डिफरेंट चीज़ें, उसमें से shared collection, logical relationship between data, description of the data, और जो information needs of an organization है, ये 4 components है definition की। अगर इन 4 components को आपको समझ आ जाती है तो फिर आपको डेटाबेस में जो बहुत से क्वेश्चन आपके जहन में होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा जी, शेयर्ड कलेक्शन, इससे पहले जो हमारे पास फाइल बेस्ड सिस्टम था, फाइल बेस्ड सिस्टम के भी शायद नेक्स्ट लेक्चर इसी पे फिर आ जाए, पहले से पढ़ा हुआ है। ये हम जो मैनुअल सिस्टम यूज़ कर लेते हैं उसमें से मसला यही था कि सारी चीज़ें शेयर नहीं थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमारे पास शेयर नहीं होते थे। हर डिपार्टमेंट अपनी लिए एक फोटोकॉपी कर लेते थे, या अगर डेटाबेस में होता था तो हर कंप्यूटर में होता था तो हर डिपार्टमेंट के पास अपने एक्सेल शीट और इस तरह की चीज़ें होती थी, तो हर डिपार्टमेंट के पास अलग अलग डेटा होता था। डेटाबेस में क्या होगा कि सारा डेटा हमारे पास शेयर्ड होगा और हर डिपार्टमेंट उस डेटा को यूज़ कर सकेगा। अच्छा, दूसरा जो इसका कंपोनेंट है दैट इज लॉजिकल रिलेशनशिप। अच्छा, फर्स्ट कंपोनेंट इधर मैंने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि डेटाबेस इज अ सिंगल, ये सिंगल कंपोनेंट होगा, इस तरह से नहीं है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स और डिफरेंट जगहों पे पड़ा होगा। और पॉसिबली लार्ज रिपोजिटरी जो होगी, जब भी हमारे पास एक सिंगल कंपोनेंट होता है तो इसमें से अक्सर ये होता है कि वो लार्ज नंबर ऑफ डेटा वो हमारे पास हो सकते हैं। इस वजह से डेटाबेस या सिंगल एंड पॉसिबली लार्ज, क्योंकि सिंगल होगा तो डेफिनेटली लार्ज भी हो सकते हैं। कैन साइमल्टेनियसली बी यूज्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड यूजर्स। ये जो हमारे पास शेयर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, ये हमारे पास सिंगल डेटाबेस होगा, पॉसिबली लार्ज कलेक्शन भी हो सकता है, और ये शेयर इसको हम इसी वजह से कहते हैं क्योंकि मेनी डिपार्टमेंट्स या यूजर्स उसको समल्टेनियसली उसको यूज़ करेगा, तो उनके दरमियान ये शेयर होगा। दूसरा जो इसकी डेफिनीशन का कंपोनेंट है लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, लॉजिकली रिलेटेड डेटा। डेटाबेस का डेटा हमारे पास क्या होगा, उसका आपस में कोई लॉजिकल रिलेशनशिप होगा। अच्छा, जहन में रख लें ये डेटाबेस चूँकि हमारे पास सिंगल रिपोजिटरी है, तो इस सिंगल रिपोजिटरी में जो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ होगा वो डेटा वैसे रैंडमली हम इसमें स्टोर नहीं करते। उस डेटा का जो ऑलरेडी से डेटाबेस में डेटा है या बाकी जो डेटा इसमें हम लेके आएंगे उनका आपस में कोई रिलेशनशिप होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम डेटाबेस में स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और क्लास इसको स्टोर कर लेते हैं तो इस रोल नंबर, नेम और क्लास इन सब का आपस में कोई लॉजिकल रिलेशनशिप होगा। वैसे नहीं होगा कि हम रैंडमली इसको ऐड कर लें। इस
रोल नंबर का, नेम का, क्लास का, ग्रेड का, इन सब का आपस में कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशनशिप होगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम दो डिफरेंट टाइप का डेटा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का डेटा और जो हमारे पास है टीचर्स का डेटा, अगर स्टूडेंट का डेटा और टीचर का डेटा अगर हम सिंगल लोकेशन पे स्टोर कर लेते हैं, सिंगल पॉइंट पे स्टोर कर लेते हैं, हम कहते हैं कि डेटाबेस हमारे पास सिंगल रिपोजिटरी है, तो इस स्टूडेंट के डेटा का और टीचर्स के डेटा का आपस में कोई लॉजिकल रिलेशनशिप होगा और उसी लॉजिकल रिलेशनशिप के बेस पे ये डेटा हमारे पास रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स और टीचर्स का लॉजिकल रिलेशनशिप होगा, ये रिलेशनशिप क्या होगा कि स्टूडेंट टीचर को पढ़ाते हैं, इसी तरह स्टूडेंट्स जो है वो टीचर से पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ये हमारे पास क्या है, वही लॉजिकल लिंक है जो कि इन दो डेटा को आपस में लिंक कर लेते हैं। तो डेटाबेस हमारे पास क्या है, शेयर्ड कलेक्शन है और इस कलेक्शन में जो हमारे पास डेटा है उस डेटा का आपस में लॉजिकल रिलेशनशिप होगा। ठीक है। नेक्स्ट इस डिफिनीशन में क्या है कि हमारे पास इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा होगा। ये डेटाबेस में जो हम डेटा स्टोर कर लेते हैं उस डेटा का डिस्क्रिप्शन भी होगा। ये डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोग को उधर क्लास में भी बताया हुआ था कि ये जो मीटा डेटा होता है, डेटा अबाउट डेटा, इसको हम ये इधर डेटाबेस में या इस डिफिनीशन में उसकी ये डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डेटा, मतलब ये मीटा डेटा क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम रोल नंबर को जब डिफाइन कर लेते हैं डेटाबेस में, तो रोल नंबर का अपना डेटा टाइप होगा। सीए, तो ये डेटा टाइप एक्चुअली क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है या मीटा डेटा ऑफ डेटा है, मीटा डेटा है जिसको हम डेटा अबाउट डेटा कहते हैं। इसी तरह से रोल नंबर का कोई लेंथ होगा, लेंथ फॉर एग्जांपल हम इसका लेंथ फॉर एग्जांपल इंटीजर्स टाइप का है तो फिर हमारे पास वो नॉर्मली उसमें होता है, ये इंटीजर्स है तो बाइट्स में होगा कि 2 बाइट साइज है, 4 बाइट्स है या 6 बाइट्स है, 8 बाइट्स है, जितने भी साइज है, तो ये 3 बाइट्स या 2 बाइट्स या 5 बाइट्स या 6 बाइट्स, ये साइज एक्चुअली क्या है, मीटा डेटा है उस रोल नंबर एट्रीब्यूट का। तो डेटाबेस में हमारे पास क्या चीज़ होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, उस डेटा के दरमियान लॉजिकल रिलेशनशिप होगा और उस डेटा का डिस्क्रिप्शन होगा। ये डिस्क्रिप्शन मैंने आपको एक कंपोनेंट ये डिस्क्रिप्शन बता दिया। दूसरा जो लॉग डेटा होता है, लॉग डेटा, वो लॉग डेटा भी एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा होता है। अच्छा, फोर्थ कंपोनेंट जो इस डिफिनीशन का है, दैट इज डिजाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो हमारे पास हम कहते हैं कि डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, फिर कहते हैं कि डेटाबेस का जो डेटा है उसका आपस में रिलेशनशिप होगा, फिर कहते हैं कि डेटाबेस के डेटा का डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास होगा। अगर ये तीनों चीज़ों तीनों जो कंपोनेंट्स है ये अगर हमारे पास है और स्टिल हम इस डेटाबेस से ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स डेटाबेस से क्या होंगी कि वो उसमें से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर ले। एक तो हमारे पास डेटा होता है, एक हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, तो उसमें से उसको अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती उस शेड कलेक्शन ऑफ डेटा से, उस लॉजिकल रिलेटेड डेटा से और उस डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा से, अगर ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो फिर भी वो डेटाबेस हमारे पास कंप्लीट डेटाबेस नहीं है। तो डेटाबेस तब हमारे पास कंप्लीट होगा जब उसका डेटा शेड कलेक्शन होगा, मीन्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अगर उसको यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सके, उस डेटा का आपस में लॉजिकल रिलेशनशिप हो, जो डेटा हमने स्टोर किया हुआ है उसका आपस में कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। थर्ड कंपोनेंट इस डेटा का डिस्क्रिप्शन होगा, मीटा डेटा हमारे पास होगा। मीटा डेटा भी बहुत से जगहों पे रिक्वायर्ड होता है। और जो आखिरी और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो आप उसका समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें तब आपके पास इंपॉर्टेंट होंगी जब ये डेटाबेस उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को, जो इंफॉर्मेशन के रिक्वायरमेंट्स है वो अगर पूरी करते हैं तो फिर हम उस पूरी चार कंपोनेंट्स को हम फिर डेटाबेस करेंगे। अगर इन कंपोनेंट्स में से आप इसमें से कोई भी कंपोनेंट हटा ले तो फिर ये डेटाबेस पे पूरा नहीं होता। वो कलेक्शन ऑफ डेटा तो होगा, डेटा कोई डेटा सेट होगा, लेकिन उसको हम फिर डेटाबेस नहीं कह सकेंगे। अच्छा, ये स्लाइड्स में फिर मैंने थोड़ा सा डिटेल उन लोगों के लिए डाला हुआ है कि जिनको अगर वीडियो ना मिले सिर्फ स्लाइड्स में से अगर स्टडी करना चाहें तो ये चार कंपोनेंट्स इसमें से फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दी गई। अच्छा जी, इसी स्टेज पे आप लोग बता दो, जिस किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि आवाज़ नहीं आ रही है और ये नहीं हो रहा, अगर इसमें से लेक्चर में से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इसी स्लाइड्स के दौरान पूछ सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव टाइप की क्लास होगी।
تو آسانی ہوگی آپ لوگ کے لیے انڈرسٹینڈنگ میں. جہاں کہیں پر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی اسی جگہ پہ آپ کو کویشچن کر لیا کریں. اچھا یہ والا سلائڈ اس پچھلے والے سلائڈس کی جسٹ ایکسپلینیشن ہے. ایکسپلینیشن تو اتنی نہیں دی گئی ہے، بہرحال اس کمپوننٹس کو سیپریٹ کر دی گئی ہے. اچھا جی، یہ جو ایک ڈیٹا بیس ہے، دوسرا ڈی بی ایم ایس، یہ تقریباً ہر جگہ پہ دونوں کلیکٹیولی پڑھائی دی جاتے ہیں یہ دونوں ٹاپکس، کیونکہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. کیونکہ ڈیٹا بیس جب بھی ہم بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں سافٹ ویئر چاہیے ہوگا، اور وہ سافٹ ویئر ہمارے پاس ڈی بی ایم ایس ہی ہوتا ہے. ڈی بی ایم ایس ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ڈی بی ایم ایس ایکچولی سافٹ ویئر سسٹم. اچھا ذہن میں رکھتے ہیں ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر ہے، سافٹ ویئر صحیح ہے. اور اس سافٹ ویئر کا کام کیا ہے؟ دیٹ انیبلز یوزرس ٹو ڈیفائن. اچھا یہ اس کے وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یا اس کے جو ورک ہیں اس کو میں نے تھوڑا سا کلر کیا ہے. ڈی بی ایم ایس ایکچولی کیا کر لیتے ہیں؟ اٹ ڈیفائنس، کریٹس، مینٹینس اینڈ کنٹرول ایکسیس ٹو ڈیٹا بیس. یہ چار کام کر لیتے ہیں صحیح ہے، مینلی یہ چار کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے چھوٹے موٹے کام ہوں گے، لیکن یہ اس کے مین ایکٹیویٹیز ہیں. اگر کوئی بھی سافٹ ویئر آپ کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈی بی ایم ایس کہتے ہیں. کہ ہمارے جو ڈیٹا بیس کو ڈیفائن کر لیں، اس کو کریٹ کر لیں. اس ڈیٹا بیس میں اگر کوئی مسئلے آ جاتے ہیں تو اس میں مینٹیننس کر لیں. اور کنٹرول ایکسیس، یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹرم یوز ہو جاتا ہے، سیکیورٹی یا ریکوری یا ان ساری چیزیں. اچھا اس میں سے یہ مینٹیننس شاید یہ میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں بھی سمجھایا تھا. کریٹ اور ڈیفائن تو وہی ورک ہے جو کہ انیشیلی جب بھی ہم نے ڈیٹا بیس بنانا ہو تو اسی ٹائم پہ ہم جو ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں اس کو ہم کریٹ یا ڈیفائن یوز کر لیتے ہیں. مینٹیننس کا ٹرم اسی جگہ پہ یوز ہو جاتا ہے جب ہم کوئی ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں، ڈیٹا بیس یوز بھی ہو، کچھ ٹائم کے بعد اس میں سے کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہو گئی، ان چینجز کو پھر ہم مینٹیننس کہتے ہیں. اچھا یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ چینجز اسٹرکچر سے ریلیٹڈ، ڈیٹا سے ریلیٹڈ نہیں. ڈیٹا سے جو ریلیٹڈ چینجز ہوتے ہیں اس کو پھر ہم اپڈیٹ کہتے ہیں. اپڈیٹ ڈیٹا بیسز میں اس کے لیے ٹرم اپڈیٹ یوز ہو جاتا ہے. اچھا ڈیٹا بیس کا کام کیا ہے؟ سوری ڈی بی ایم ایس کا کام کیا ہے؟ ڈی بی ایم ایس از این انٹرفیس بٹوین یوزر اپلیکیشن پروگرام اینڈ دا ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس کا پچھلے سلائڈ پہ ڈیفینیشن ہو گیا. ڈیٹا بیس ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ کلیکشن آف ڈیٹا ہے جس کے وہ ڈفرینٹ کمپوننٹس آپ کو بتائے گئے. تو اس کلیکشن آف ڈیٹا کی اور انٹرفیس کی جس کے تھرو ہم اس کو ایکسیس کر لیتے ہیں، ان کے درمیان جو کام کرنے والا سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ڈی بی ایم ایس ہوتا ہے. یہ ڈی بی ایم ایس ہمیں فیسیلیٹیٹ کر لیتے ہیں ٹو انٹریکٹ ود دا ڈیٹا بیس یا انٹریکٹ ود دا ڈیٹا ان دا ڈیٹا بیس. صحیح ہے. اچھا اس میں سے یہ جو اپلیکیشن پروگرامس ہے اس میں نارملی فرنٹ اینڈ ہوتے ہیں، اور جہاں پر ڈیٹا پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو نارملی ہم بیک اینڈ کہتے ہیں. میں نے آپ لوگ کو کلاس میں بھی یہ ایگزامپل دیا تھا ادھر جب ہم یہ کلاس ادھر لے رہے تھے کلاس روم میں نے آپ کو کہا تھا کہ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ بورڈ کا ڈیٹا بیس ایکسیس کر لیتے ہیں تو جو براؤزر آپ یوز کر لیتے اس ٹائم پہ آپ لوگ براؤزر یوز کر لیتے ایز این انٹرفیس. اس براؤزر پہ آپ کو کچھ نہ کچھ انٹرفیس نظر آتا ہے. فار ایگزامپل آپ لوگ اپنا ریزلٹ اس میں سے سرچ کرنا چاہتے ہیں بورڈ کے ڈیٹا بیس میں سے، تو جو اسکرین پہ وہ براؤزر میں جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہے وہ ایکچولی اپلیکیشن پروگرام ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم فرنٹ اینڈ کہتے ہیں، فرنٹ اینڈ. اور جو ڈیٹا آپ کے پاس ڈیٹا تو ایکچولی ان کی کمپیوٹر پہ کہیں پہ پڑا ہوگا اس کے ڈیٹا بیس میں، تو اس ڈیٹا بیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیک اینڈ کہتے ہیں. یہ ڈی بی ایم ایس ایکچولی اس فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کے درمیان ایز این انٹرفیس کام کر لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جی، جو ڈی بی ایم ایس ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، یہ جو سافٹ ویئر ہے اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. یہ میں نے کل کی جو کلاس میں آپ کو چیپٹر نمبر 5 اور 6 کا شاید اس ٹائم پر ڈسکشن تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے میں ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج ہے، ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج ہے، اور 2 اور تھے. وہ 2 اور ادھر ان سلائڈس میں بھی نہیں ہے اس میں سے. اچھا اس کے جو یہ مین کمپوننٹس ہے، جب بھی آپ لوگ ڈی بی ایم ایس پہ آپ کو پڑھنا ہوتا ہے یا اس کو سمجھنا ہوتا ہے، یہ کمپوننٹس آپ کو سمجھنا ہوگا. اور یہ نارملی اس کو ڈی بی ایم ایس کے لینگویجز بھی لوگ اس کو کہتے ہیں. اچھا اس کے جو لینگویجز ہے یا کمپوننٹس آپ اس کو سمجھ لیں.
डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज है DDL, हर जगह पे इसका जिक्र होगा तो DDL के नाम से होगा, DDL शॉर्टकट उसका ये DDL एक्चुअली DBMS अलाउ यूजर टू डिफाइन द डेटाबेस। ये जो डेटाबेस पिछले स्लाइड पे जो दोबारा मैं आपको पिछले स्लाइड पे ये डेटाबेस DBMS का काम क्या है, डिफाइन एंड क्रिएट मेंटेन एक्सेस कंट्रोल। तो ये जो डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज है उसका काम क्या होगा, टू डिफाइन एंड क्रिएट, ये जो दो उसके पोर्शन थे उसका DBMS के जो एक्टिविटीज थे उसमें से ये काम किसका है, DDL का है। DDL के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को डिफाइन भी कर सकते हैं और जो डेटाबेस की कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स या उसके कंपोनेंट्स से ज़्यादा उसके लिए ऑब्जेक्ट्स टर्म यूज हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स को हम DDL के थ्रू क्रिएट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास टेबल है, व्यू है, बाकी इस तरह की चीज़ें हैं, ये सारे एक्चुअली हम DDL के थ्रू क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमने टेबल भी क्रिएट करना हो तो भी हम DDL के थ्रू क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमने कोई व्यू क्रिएट करनी है तो भी DDL के थ्रू क्रिएट कर लेते हैं। और इस तरह और जो ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के, वो अगर हमने क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज को यूज़ कर लेते हैं। सही है। अच्छा, इसी तरह से अगर इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में से, फॉर एग्जांपल टेबल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस टेबल में अगर हमने कोई नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 कॉलम है और उसमें से हम 6 कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम DDL को यूज़ कर लेते हैं, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस टेबल में से कोई कॉलम को कम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 5 कॉलम है, 5 से हम उसको 4 बनाना चाहते हैं कि ये जो 5th कॉलम है ये एक्स्ट्रा है, उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज को यूज़ कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट की क्रिएशन और ऑब्जेक्ट में अगर कोई चेंजेस करने हो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज को यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने आपको ये ऑब्जेक्ट थोड़े उसमें से मोटे मोटे कंपोनेंट्स बता दिए। इसमें से ये बाकी इधर ये नेक्स्ट बुलेट पे DDL एक्चुअली अलाउ यूजर्स टू स्पेसिफाई डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक कॉलम उसमें से बनाना है या नया टेबल बनाना है, तो उस टेबल में एक कॉलम जब हम बनाएंगे तो उस कॉलम का डेटा टाइप बताएंगे। फॉर एग्जांपल इंटीजर, उसका जो रोल नंबर है, रोल नंबर अगर हमारे पास इंटीजर टाइप का है तो हम रोल नंबर कॉलम जब भी उसमें से ऐड कर लेते हैं तो हम उसको डेटा टाइप बता देते हैं। इसी तरह इसका ये जो अगर कोई स्ट्रक्चर वगैरह उसका बताना, फॉर एग्जांपल इसका लेंथ कितना होगा, इसमें से ये सारी चीज़ें कितनी होगी, इसमें डेटा टाइप को उसका डेटा टाइप में तो डेटा किस टाइप का आएगा और स्ट्रक्चर उसका किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल अगर टेबल है तो टेबल का अपना स्ट्रक्चर होता है, बाकी चीज़ों के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स, इसी तरह से इस पर अगर कोई कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स लैब में अगर आप लोगों को याद हो, जब वो टेबल्स क्रिएट कर लेते थे तो एक जगह पे एक चिक था, उस चिक का मैंने आपको बता दिया कि अगर इस चिक को हम फॉर एग्जांपल अनचिक कर ले, ये कॉलम पर हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, मतलब इसको हम नल नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई डेटा उसमें ऐड करना होगा। उस वक्त उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या था कि इस कॉलम को हम खाली नहीं छोड़ सकते, नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट था। तो ये इसी तरह से एक और कंस्ट्रेंट प्राइमरी की कंस्ट्रेंट था। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हम फॉर एग्जांपल कि उस जो कॉलम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जिस पे अप्लाई हो जाते हैं तो उस कॉलम को ना हम नल छोड़ सकते हैं और ना ही उस कॉलम को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये दो कंस्ट्रेंट्स हमने उधर पड़े हुए थे। तो अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट पे कंस्ट्रेंट लगाना हो तो कंस्ट्रेंट भी हम DDL के थ्रू लगा लेते। ये सब कहानी करने का मतलब यही था कि DDL की इंपॉर्टेंस आपको समझाई जाए। अच्छा, दोबारा थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। डेटाबेस में जब भी हमने कोई काम करना होता है तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू करा लेते हैं, DBMS के थ्रू करा देते हैं। तो इसमें से अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो, ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल टेबल, व्यू, ये ऑब्जेक्ट्स है, अगर इसको क्रिएट करने हो, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में कोई चेंजेस करने हो या उन ऑब्जेक्ट्स पे कोई कंस्ट्रेंट्स हो, ठीक है, तो उन सब के लिए हम डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, उसके जो बेसिक कमांड्स हैं, उसकी कमांड्स में से ये इधर स्लाइड में मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, उसके जो कमांड्स हैं
اس میں سے تھوڑا سا میں اگر رائٹنگ ہو سکے. اچھا جی رائٹنگ ہوتی ہے. اس میں سے جو کمانڈس ہیں اس میں سے ایک کریٹ کمانڈ ہے. کریٹ یہ کوشش کر لیں گے کہ صحیح لگ جائے. جو ڈی ڈی ایل کی کمانڈس ہے اس میں سے ایک کریٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ہمارے پاس الٹر ہے. اچھا یہ اس میں سے میں کامن لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے یہ نہیں کہ سارے یہی ہے, اس کے علاوہ بھی ہے, لیکن یہ وہی ہے جو موسٹ کامن یوزڈ ہوتے ہیں. اور ایک ہمارے پاس ڈراپ ہے. ڈراپ ڈی آر او پی. اچھا یہ تین اس کی کامن کمانڈس ہیں. صحیح ہے. کریٹ جب بھی کوئی آبجیکٹ آپ نے کریٹ کرنا ہو, نیا آبجیکٹ بنانا ہو, تو اس کے لیے آپ کریٹ کمانڈ یوز کر لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اس آبجیکٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ ڈراپ کمانڈ کو یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اس میں کوئی چینجز کرنے ہو تو اس کے لیے آپ الٹر کمانڈ کو یوز کر لیتے ہیں. اچھا ذہن میں رکھ لیں, بعد میں ایک اور بھی چینجز کے لیے ایک اور کمانڈ ہے ڈی ایم ایل میں, وہ اپڈیٹ ہے. اپڈیٹ ایکچولی ڈیٹا میں چینجز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, اور الٹر اسٹرکچر میں چینجز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے, اس ٹیبل میں 2 کالم ہیں, 2 کالم میں سے ہم اس کو 3 کالمز بنانا چاہتے ہیں, تو ایکچولی ہم ٹیبل کے اسٹرکچر میں چینجز کرتے ہیں. تو اس کیس میں ہم کیا یوز کر لیتے ہیں, الٹر یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل اس ٹیبل میں نیم ہے, نیم فار ایگزامپل ایک بندے کا نام ہے, یہ فار ایگزامپل یہ لقمان ادھر لکھا ہوا ہے, لقمان ہے, لقمان نام ہم اس میں لکھا ہوا ہے, اور بعد میں لقمان نے کہہ دیا کہ نہیں میرا نام لقمان نہیں ہے, لقمان ناصر ہے. تو ابھی ہم اس کا نیم لقمان سے لقمان ناصر پہ چینج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی ہم ڈیٹا میں چینجز کر لیتے ہیں. تو یہ ڈیٹا میں چینجز کرنے کے لیے پھر اپڈیٹ کمانڈ یوز ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے, جہاں کہیں پر بھی آپ لوگ کہیں پہ انٹرویوز وغیرہ میں چلے جاتے ہیں تو آپ لوگ اس پہ کنفیوز کر لیتے ہیں. الٹر بھی چینجز کے لیے یوز ہوتا ہے, اپڈیٹ بھی چینجز کے لیے یوز ہوتا ہے. تو پھر آپ کو کنفیوز کریں گے کہ کس طرح سے دونوں چینجز کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو اس پہ پھر آپ اس کو یہی بتا سکتے ہیں کہ چونکہ جو اسٹرکچر ہے, اسٹرکچر میں چینجز کے لیے ہم الٹر کمانڈ یوز کر لیتے ہیں, اور ڈیٹا میں چینجز کے لیے ہم اپڈیٹ کمانڈ یوز کر لیتے ہیں. اچھا جی, میرا آواز آپ کو آ رہا ہے؟ لقمان بات کر لے, باقی لوگ. جی سر. آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر, بالکل صاف ہے سر آواز. اچھا مجھے ادھر ایک میسج آ گیا. یس سر.